नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस के जीजी में। साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बिहार दरोगा 2023 को लेकर एडुटोरिया का न्यू प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जो कि पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। और इस एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को मैं करा दिया हूं और आज मैं करा रहा हूं प्रैक्टिस सेट 2। साथ ही साथ मैं आपको कराता हूं ये बिहार दरोगा वरदान टेस्ट, जिसमें आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का लगभग 13 सेट मतलब 1300 क्वेश्चन करा दिया गया है। और कल मैंने कराया था सेट नंबर 13, जिसमें कि आपको क्या है कि पीएसएससी बिहार दरोगा आयोग जो है क्वेश्चन यहीं से छापेगा और डिटेल डिस्कशन के साथ मैं कराता हूं। साथियों, ऐसा डिस्कशन जैसा डिस्कशन कहीं और नहीं। और मेरा नारा भी है कि ये नौकरी हमारी है। और याद रखिएगा साथियों, मेहनत करने वालों के कंधों पर सितारे चमक जाते हैं, सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते। एडुटेरिया का सेट नंबर 2 डिटेल डिस्कशन के साथ लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं आपके बीच। आइए एडुटेरिया सेट 2 डिटेल डिस्कशन देखते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करना है लाइक, और उसके बाद चैनल को करना है सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ करना है शेयर। लेकिन पहले पूरा वीडियो देखिए और दूसरे यूट्यूब चैनल से बेहतर डिस्कशन लगे तभी करना है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर साथियों। ओके, आप आज हम लोग सेट नंबर 2 करने वाले हैं। और सेट नंबर 2 बिहार दरोगा प्रीलिम्स के लिए है और टोटल 100 क्वेश्चन होगा साथियों, पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित। और 200 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्किंग तो बिहार दरोगा में रहता ही है। तो आपको पता है कि 10 में एक गलत, 10 गलती पे एक सही क्या होता है, गायब हो जाता है। और 2 आवर्स का समय है, लेकिन हम लोग बहुत जल्द इसको निपटा देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, जिसको आप पीआईएल कहते हैं, लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति का क्या हो रहा है, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, या किसी व्यक्ति कहीं क्या हो रहा है, जुर्म हो रहा है, और उस व्यक्ति के पास क्या है, इतना पैसा नहीं है, वो क्या कर सकता है, आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी कोर्ट में जा सकता है। तो उस व्यक्ति के मुकदमे को, उस व्यक्ति के मुद्दे को कोई भी व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उठा सकता है। और ऐसा जिस समय हुआ था तो वो कौन किए थे, अपने पीएन भगवती महोदय किए थे। और पीएन भगवती को ही लोकहित मुकदमे का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है साथियों। ओके, और डी वाई चंद्रचूड़ के पिता थे वाई वी चंद्रचूड़। और डी वाई चंद्रचूड़ अब क्या है, डी वी चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में क्या है, इन्हीं का पुत्र है। और पिता पुत्र का ये पहला जोड़ी है जो कि क्या बना है साथियों, आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना है। संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ना कि एक निजी सदस्य द्वारा। ओके, उसके बाद सही है। और लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। सही बात है, क्योंकि धर्म विधेयक के मामले में पूरा का पूरा शक्ति किसके पास होता है, लोकसभा के पास होता है। और धर्म विधेयक की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 110 में साथियों। ओके, और इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और धर्म विधेयक हमेशा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही आता है, इसलिए राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी 14 दिन के अंदर इस पर हो जाना चाहिए। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। ये आपका क्या है, पूरी तरह गलत है। और यहाँ पूछ रहा है कौन गलत है, आपका सही जवाब क्या है साथियों, डी। ये इसे राज्यसभा 14 दिन रखकर अपना क्या कर सकती है, संशोधन और अस्वीकार्यता का कारण बताकर लोकसभा को क्या करती है, लोकसभा को वापस कर देती है। और उसके बाद लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है क्या। तो डिटेल डिस्कशन क्या किसी चैनल पर आपको मिला है ऐसा? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। और संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है, राष्ट्रपति आहूत करता है, राष्ट्रपति। ठीक है ना। और साथियों, राष्ट्रपति आहूत करता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित ना हो, क्योंकि ईएसआई में पूछा गया था और उस समय लोकसभा का अध्यक्ष ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो इसे कौन करेगा, तो इसे करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो फिर राज्यसभा का उपसभापति करेगा, लेकिन राज्यसभा का सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? लोकसभा उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है, लेकिन उप प्रधानमंत्री के पद के भारत के संविधान में कोई क्या है, उल्लेख नहीं है। लेकिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे आपके कौन, बिल्कुल सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आखिरी उप प्रधानमंत्री थे डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी। और ये अभी तक कुल 6
उप प्रधानमंत्री ही बना है भारतीय इतिहास में। ओके, और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। और ये जो पुनः विचार के लिए भेजने वाली शक्ति है, ये हम लोग कहाँ से लाए हैं? वीटो पावर अमेरिका से लाए हैं, अमेरिका से लाए हैं साथियों। और इस वीटो पावर के तहत क्या है कि कोई भी, जैसे आप क्या है, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आप लोग को क्या किया गया था, इसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। और ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। लेकिन क्या ये इसका सही जवाब है? तो बिल्कुल जी नहीं, इसका सही जवाब है 44वां। इसमें तो कहा गया था कि अगर मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव दिया तो राष्ट्रपति उस पर हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो इसे क्या कर सकते हैं? एक बार के लिए वापस कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन हाँ, अधिकतम आयु कितना है? 65 वर्ष है। कितना है? 65 वर्ष। कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का वो आयु जो है जज 65 वर्ष की अवस्था तक ही रह सकता है। तो न्यूनतम आयु की कोई चर्चा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का होना चाहिए? 35 वर्ष। या राज्यपाल के लिए भी आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आया कहाँ से? तो वर्तमान में जो हमारे क्या है, वर्तमान में जो हमारे प्रमुख मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो सबसे युवा मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का। और इनका जो कार्यकाल है लगभग 3 साल का रहेगा। इसका डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं मंत्रिमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के द्वारा करते हैं। और मंत्रिमंडल का चर्चा जो है आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 74 में है। और प्रधानमंत्री का चर्चा आर्टिकल 75 में है। और प्रधानमंत्री क्या होता है साथियों? तो नियुक्त होता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का करता है, लोगों की सहभागिता का करता है, और सामुदायिक विकास का भी करता है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में जो चला था, इसी के विफलता के बाद साथियों, हाँ, इसी के विफलता के बाद आपको पंचायती राज का जो है महत्व समझ में आया था। तो ये सभी होगा, क्या होगा? ये सभी होगा। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा साथियों। आपने कर दिया होगा वीडियो को लाइक, और नहीं किया है तो पूरा देखिए, उसके बाद करना है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? पता है साथियों? अब जो है करेंट अफेयर से क्वेश्चन आता है। और करेंट अफेयर का मतलब क्या है? करेंट और उसके से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है। अभी वर्तमान में आपके क्या है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो इसीलिए क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? 9 का। इसका होगा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन समक्ष प्रस्तुत करता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग है, तो राज्य मानवाधिकार किसे प्रस्तुत करेगा साथियों? राज्य सरकार को। किसे प्रस्तुत करेगा? राज्य सरकार को। और केंद्रीय जो है वो केंद्र सरकार को करता है। और मानवाधिकार आयोग में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के मुख्य कोई भी न्यायाधीश को ही उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। रोलैक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो रोलैक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में आया था 1919 में रोलैक्ट एक्ट। और रोलैक्ट एक्ट को ही कहा जाता है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून, क्योंकि अंग्रेजों ने हम लोगों को जो है क्या किया था? वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम तुमको बहुत सारा अधिकार देंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध 1919 में खत्म हो गया, और फिर अंग्रेज हम लोगों को अधिकार क्या देगा? तो वो रोलैक्ट एक्ट ले आया, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार कर लगभग 6 महीने तक जेल में रखा जा सकता था। तो इसे काला कानून कहा गया। और इसके विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड आयोजित हुआ था। और रोलैक्ट एक्ट के विरोध में जो है उसके बाद गांधी जी ने क्या किया था? अपना जो है केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो ये क्या था? देशद्रोह काल में राष्ट्रीय नेता को बंदी करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिबंध करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, ये था ये देशद्रोह। निम्न से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक और ब्रह्म समाज के संस्थापक 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का संस्थापक किसने किया था? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था आर्य समाज की स्थापना, और इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और राजा राम मोहन राय को साथियों कहा जाता है क्या? तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है भारतीय समाज के समाज सुधारक।
भारतीय समाज के पहले और भारतीय समाज के अग्रदूत कहा जाता है और पुनरुद्धारक भी कहा जाता है। और राजा राममोहन राय सती प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1897 में किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और गीतांजलि के लिए उसे 1913 में क्या मिला था? तो इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जिसे साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल प्राइज, या किसी भी क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था साथियों। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम कौन सा है? हुमायूं, आपको पता है कि हुमायूं जो है बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बनता है और अपने 2 भाइयों को जो है बराबर बराबर भागों में साम्राज्य का बंटवारा कर दे और ये भारत का साम्राज्य बनता है। और साम्राज्य बनने के बाद इसका सबसे बड़ा खतरा क्या रहता है? इसका जो है अफगान, शेर अफगान, यानी कि जो व्यक्ति थे वो कौन थे? शेरशाह सूरी। और उसके विरोध में ये सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़ता है। बिल्कुल, देवरा का युद्ध कब होता है साथियों? तो देवरा का युद्ध आयोजित किया जाता है 1531 में। कब? 1531 में। उसके बाद ये 1539 में चौसा का युद्ध लड़ते हैं और इसमें मरते मरते किसी तरह बचता है, नदी में कूद कर अपना प्राण बचाता है और भिष्टी इसका एक प्राण बचाता है और उस भिष्टी को ये एक दिन के लिए राजा बनाता है। कौन? हुमायूं। फिर 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित हो जाता है और राजगद्दी को छोड़कर, देश को छोड़कर निर्वासित जीवन जीने के लिए चला जाता है। लेकिन फिर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 में ही। और फिर शेरशाह सूरी का जो भाई है, वो बेटा था सिकंदर सूरी, तो उसके खिलाफ इन्होंने सरहिंद की लड़ाई लड़ी 1555 में। और क्या हुआ? पुनः दिल्ली पर कब्जा किया। तो कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में, मुगल साम्राज्य में 2 बार कौन बना था बादशाह? तो वही हुमायूं बना था। और हुमायूं जो है अफीम का आदी था। किसका आदी था? अफीम का आदी था, अफीम। और तीन पना भवन के लाइब्रेरी से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। और हुमायूं नामा की रचना इसकी पत्नी किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम और हुमायूं ने बेगम। और हुमायूं ने जो है अकबर की मां से शादी किया था, हमीदा बानो बेगम से। और हमीदा बानो बेगम ने ही क्या किया था साथियों? अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को राजा वीर सारे के महल में। ओके, कहता है मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 में किसका परिणाम था? तो मालाबार में मोपला विद्रोह जो है ये जमींदारों के खिलाफ हुआ था। और इस विद्रोह में जो किसान, मोपला किसान, वहां के जो मालाबार तट पे जो रहने वाले मुस्लिम किसान थे, उसे मोपला कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है आपका किसमें? बिहार एसआई में आपका पूछा हुआ है। कब? 2446 में। 2446 में पूछा हुआ है साथियों। और ये था खिलाफत आंदोलन के समय। और 1921 में तो आपका असहयोग आंदोलन भी चला रहा था। तो ये आप दोनों देख सकते हैं, लेकिन ये खिलाफत आंदोलन का भाग था। किसने कहा था? आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। ये प्रसिद्ध कथन महात्मा गांधी का। और ये कथन गांधी जी ने कब कहा था? तो जब जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में, तभी यह प्रसिद्ध कथन गांधी जी ने कहा था कि आजादी अब हमारे हाथ में है, मुट्ठी में है, बस हमें क्या है? इसे कस के पकड़ने की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब अध्यक्ष इसकी स्थापना हुई तो सबसे पहले इसने एक बंगाली व्यक्ति को, जब सत्यनाथ टैगोर को क्या बना, सुरेंद्र नाथ पंडित जी को अध्यक्ष बनाया। फिर इसने दूसरे व्यक्ति को बनाया और फिर तीसरा सही अध्यक्ष था बहरुद्दीन तैयब जी, पहला मुस्लिम अध्यक्ष। और दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष था रहमतुल्लाह सियानी, जो कि कब बना था? 1896 में बना था, कोलकाता अधिवेशन में। और ऐसी अधिवेशन में पहली बार क्या गाया गया था? तो राष्ट्रगीत गाया था, राष्ट्रगीत। और राष्ट्रगीत क्या है अपना? तो वंदे मातरम। तो वंदे मातरम कब गाया गया था? रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। और ये दूसरे थे। और तीसरे थे आपके अबुल कलाम आजाद। और कांग्रेस के सबसे युवा युवा अध्यक्ष कौन है? यही। और सबसे बूढ़ा अध्यक्ष अभी बना है कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहता है निम्नलिखित में से किस एक ने पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा स्थल सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये क्वेश्चन आपको कल ही ज्ञान बिंदु के जीएस एकेडमी ज्ञान बिंदु में भी आया था और यहाँ भी आ गया है साथियों। जिसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में ही पहली बार क्या हुआ है आपका? कृषि का साक्ष्य मिला है। कृषि का साक्ष्य भी कहाँ मिला है? मेहरगढ़ से ही मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। क्या मिले हैं? जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा से। लोथल से आपको किसका? बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। लोथल पोतन शहर था, कौन सा आपका? लोथल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध
कि मृत्यु जो है वो अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी, और गौतम बुद्ध और प्रथम बौद्ध संगीति भी अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में, लेकिन भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ था कनिष्क के शासन काल में, और कनिष्क के शासन काल में ही हुई थी आपको साथियों चौथी बौद्ध संगीति। ओके, और चौथी बौद्ध संगीति में ही इन्हें महायान महायान ने इन्हें क्या किया, भगवान का उपाधि दिया, किसे, गौतम बुद्ध की। और चौथी बौद्ध संगीति के समय ही गौतम बुद्ध की पहली प्रतिमा जो बनी थी ये गांधार शैली में बनी थी, और लेकिन इनकी सर्वाधिक प्रतिमा किस शैली में बनी है, मथुरा शैली में बनी है। और गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था। ओके, या कुषाण ऐसे लिख दीजिए, कुषाण वंश का शासक था। और बिंबिसार के बारे में आपको पता ही है, बिंबिसार अजातशत्रु के पिता थे और हय्यक वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष पराजित किया था, तो सेलुकस निकेटर जो है ये सिकंदर महान का क्या था, राजदूत था। सिकंदर महान का राजदूत था और इसने भारत पर हमला कर दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को बुरी तरह पराजित किया। और जब पराजित किया तो ये भागते भागते अपनी बेटी हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिए थे। और दहेज में इन्होंने किसे दे दिया था, तो दहेज में दे दिया था मेगास्थनीज को, मेगास्थनीज को। और यही मेगास्थनीज ने क्या लिखा था, इंडिका लिखा था। क्या लिखा था, इंडिका लिखा था। और इंडिका में भारत का वर्णन है, और ये भारत का सबसे पुराना क्या है भारत के बारे में, तो इसका सही जवाब क्या है, 305 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी पूर्व में, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बना था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बना था, बिंदुसार के बाद अशोक बना था, अशोक के बाद कुणाल बना था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, और इसने रजत सिक्के जारी किए। और सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्का कौन जारी किया था, यही गुप्त काल किया था। और गुप्त काल को क्या कहा जाता है, आपका भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और विंसेंट स्मिथ ने इसे कहा था भारत का नेपोलियन, क्योंकि इन्होंने 13 दक्षिण भारत में और 8 उत्तर भारत के सभी युद्ध को विजयी जीता था। और कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त इसका वास्तविक संस्थापक था, और गुप्त संवत चलाया था 319 ईस्वी में। कौन, चंद्रगुप्त। ओके, और गुप्त वंश की राजधानी क्या थी, तो उज्जैन थी साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मनसद ए आली के नाम से संबोधित करता था, तो सरदार या अमीरों को मनसद ए आली के नाम से संबोधित करता था, बहलोल लोदी। और ये सबसे ज्यादा उम्र दराज सुल्तान था। और दिल्ली सल्तनत में इंडिविजुअली मतलब एक व्यक्ति का सबसे लंबा शासनकाल किसका था, बहलोल लोदी का ही था शासनकाल। और ये क्या थे, लोदी वंश के संस्थापक थे, लोदी वंश के संस्थापक। और ये पहला अफगान वंश था, क्या था, पहला अफगान वंश था। और दूसरा कौन स्थापित किया, तो आपको ऊपर बता दिए हैं, शेरशाह सूरी। ओके, और बलबन ने रव और रक्त की नीति अपनाई थी, और बलबन ने तुर्क के चहलगानी का अंत किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना की थी, और ये दिल्ली के गद्दी पे कभी नहीं बैठा था, और ये लाखों का दान दिया करता था, इसलिए इसका नाम क्या था, लाख बख्श भी था। और ऐबक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा होता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जोहर किया था, और पद्मावत मूवी अलाउद्दीन खिलजी पर ही आधारित है। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों और अभियानों को, मोहम्मद बिन तुगलक को आप लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, MBT। और MBT को क्या कहा जाता है, पगला बादशाह भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी ये जो सारी कार्यक्रम है ये पूरी तरह से क्या हो गया था, विफल हो गया था। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था साथियों, बिल्कुल सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी में दोआब में कर वृद्धि कर दी थी। और जब कर वृद्धि किया, क्योंकि दोआब में जो है साथियों बहुत फसल होता था, तो जब बहुत फसल होता था तो इसने क्या किया, दोआब में कर का वृद्धि कर दिया। जब ये कर का वृद्धि करते हैं दोआब में, तो क्या होता है, उस साल जो है दोआब में सूखा पड़ जाता है, और जितना कराना चाहिए उतना भी नहीं आता है। और फिर इसको स्थापना करना पड़ता है किसके, दीवान ए कोही का, दीवान ए कोही, कृषि विभाग के लिए। तो एक तो इसका कार्य ये गड़बड़ हो गया 1325 में। उसके बाद ये बेचारा राजधानी परिवर्तन किया, क्योंकि बार बार मंगलों का आक्रमण हो रहा था। इसने सोचा कि अपनी राजधानी को कहाँ ले जाए, देवगिरी ले जाए। कहाँ ले जाए, देवगिरी ले जाए। और देवगिरी ये ले गया कब, 1326 ईस्वी में। और जब देवगिरी ले गया बेचारा, तो वहां गया तो पता चला कि इधर उत्तर भारत में फिर विद्रोह बढ़ गया, फिर वापस लाना पड़ा। और इस चक्कर में जो है, मान लीजिए दिल्ली यहाँ है और देवगिरी महाराष्ट्र में है, तो बीच में आपका क्या है, सतपुरा और विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है, जिसको पार कर कर जाते जाते इसके बहुत सारे, और यहाँ पर पानी नहीं था देवगिरी में,
तो पानी के अभाव में फिर वापस आया, तो दूसरा भी असफल हो गया। उसके बाद बेचारा फिर क्या किया, कराची अभियान चलाया, और कराची अभियान उसके बाद सॉरी सांकेतिक मुद्रा चलाया कब, 1329 में। और जब सांकेतिक मुद्रा चलाया तो क्या किया, ये तांबे का मुद्रा चलाया। अब गांव गांव घर में लोग क्या करता था, घरे में बोला था कि आओ अपना तांबा और सोना का मुद्रा लेकर आओ, और मतलब सांकेतिक मुद्रा ले जाओ। अब लोग क्या करता था, घर में हर घर में टकसाल खुल गया था सांकेतिक मुद्रा का, बेचारा इसको भी वापस लेना पड़ा। और फिर कराची अभियान कब हुआ था, 1337-38 में हुआ था, 1338 में। इसमें ये क्यों किया कि सेना को 1 साल का पूरा वेतन दे दिया, साल का पूरा वेतन दे दिया, और बोला अब चलना है अफगानिस्तान और कराची में क्या करना है, विद्रोह करना है। लेकिन वहां पर अपने आप विद्रोह छिड़ गया और राजा क्या हुआ, मर गया। और ये जो विद्रोह है ये हो ही नहीं पाया, और ये चारों का चारों जो है असफल रहा। इसका सही क्रम क्या है, 2 3 1 4। पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ साथियों। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना त्याग पत्र दिया और मृत्यु हो गई इसकी, और इसने अपने चचेरे भाई चौना खां, जिसका पूरा नाम है फिरोज शाह तुगलक, को क्या बना दिया, तुगलक वंश का बादशाह। इनमें से कौन सा, और भारत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन बेचारा का सब नीति उल्टा हो गया। इनमें से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है, तो पहला पेपरलेस बजट निर्मला सीतारमन के द्वारा इंडिया बजट 2020-21 है, जिसमें टैब के द्वारा पढ़ाया गया था बजट। पेंग और तापू राज्य के लोकप्रिय नृत्य है, तो पोंग और तापू जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है साथियों, तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और अरुणाचल प्रदेश में ही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या स्थित है, की बीथू। ओके, तथा निम्न में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, तो जल प्रदूषक कौन सा नहीं है, तो हिमनद जो है ये आपका जल प्रदूषक नहीं है साथियों। ओके, चलिए, कहता निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, खिलाड़ी सानिया रिचर्ड हॉकी खेलती है, सही है। पॉल पोगबा फुटबॉल, सही है। उसके बाद क्या है आपका, पोलामा जोलोमी, ये भारत तोलन नहीं, ये क्या है, धावक है, धावक। और किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो यही आपका क्या है, सही सुमेलित नहीं है। इनमें से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की, तो मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत 1990 में किया गया था, 1990 में। और ये जो पाकिस्तानी मूल के थे और अमेरिकी नागरिकता प्राप्त डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। और यही एचडीआई के द्वारा क्या किया जाता था, किसी देश का एचडीआई के द्वारा, एचडीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा, और इसी के द्वारा पता लगाया जाता है कि किसी देश के विकास की वास्तविक स्थिति क्या है। ओके, डब्ल्यूटीओ का परिवर्तित नाम क्या था, तो डब्ल्यूटीओ का परिवर्तित नाम था गेट, और 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदल कर करके क्या दिया था, डब्ल्यूटीओ कर दिया, विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में ही है। कहाँ है, जेनेवा में है साथियों। ओके, अगला है, कहता है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो सिलिकॉन वैली तो देखिए भारत में स्थित है, कहाँ, बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। लेकिन विश्व का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, सैन फ्रांसिस्को के पास, अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका। और सिलिकॉन वैली का मतलब क्या होता है, जहां कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे कार्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली। और बोस्टन के पास क्या है, तो बोस्टन टी पार्टी घटना हुई थी 1773 में, ठीक है ना। कहता है एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैविक घटकों में शामिल है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक सब शामिल है। और 2446 या 2213 के मेंस में पूछा गया था, सॉरी। सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा अपघटक है, सबसे ज्यादा क्या है, प्रकृति में अपघटक होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, जो क्या करता है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2010 में की गई थी। और 2010 में कब, 18 अक्टूबर को, कब, 18। और ये जो है इसके निर्णय को सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिया जा सकता है, मतलब चुनौती, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है। ओके, कहता है जैविक ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। ये प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण का। और मान लीजिए बीओडी की संख्या कमती है, तो इससे क्या होता है, जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का थीम है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के क्या चीज, स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती पर मनाया जाता है। उन्हें स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता था, तूफानी हिंदू कहा जाता था। और इस बार का थीम था विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। ओके, चलिए अगला, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति तो वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो
वाणी जयराम का संबंध संगीत के क्षेत्र था, जिनका निधन हो गया। 74वें गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? उत्तराखंड का, और इसमें केदारनाथ की झांकी थी, ठीक है ना। कहता है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? तो विक्रम विक्रम अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स को। ओके। और आरआरआर ने नाटो नाटो गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड का ऑस्कर जीता है। भारतीय वायुसेना के उप नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के उप नए प्रमुख बने हरमनप्रीत सिंह। कौन बने? हरमनप्रीत सिंह बने हैं। और आर हरि कुमार जो है ये नौसेना के अभी क्या है? अध्यक्ष। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नारियल आपको पता ही है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? केरला में होता है। और केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और केरला की जो है जनसंख्या घनत्व में तीसरा स्थान है। और केरला के मुख्यमंत्री है पी विजयन। और केरला का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद। और केरला के तट को कहा जाता है मालाबार तट। और मानसून से सबसे पहले वर्षा कहाँ होता है? केरल में होता है। तो क्या इतना फैक्ट कहीं मिलेगा साथियों? लाइक कर दीजिए ना, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। 70वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 33%, मतलब 33% वन होगा तो क्या होगा? राज्य सुरक्षित रहेगा। तो कितने लक्ष्य प्राप्त किया है? ये 17 राज्यों ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। और बिहार हरियाणा ये सब दिल्ली उल्ली बचा हुआ है, लेकिन बहुत सारे राज्यों ने इस लक्ष्य को क्या किया? प्राप्त कर लिया। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियम लीग 2023 को कुल कितने टीमों ने में भाग लेगी? ये जो है आयोजित हो चुका है और इसका विजेता भी बन चुका है। तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि इसकी विजेता कौन है। ओके। हरमनप्रीत की टीम कौन थी? नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? तो नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने युवा 2.1 योजना की शुरुआत की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जिसके बारे में आप लोग बार बार न्यूज में देखते होंगे और खूब ज्यादा हो हल्ला भी होता है, का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये पंजाब से है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जाएगा, ए और बी दोनों में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट संबंध है, सुधीर लाट जी का संबंध किस खेल से है? बिल्कुल सही। आपका क्या है इनका संबंध? भारोत्तोलन से है शायद। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना था? तो बजट 2023 के अनुसार जीडीपी का प्राथमिक घाटा 2.3% था। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। और सीपी राधाकृष्णन को कहाँ का बनाया गया है? जिसे बनाया गया है झारखंड का। ओके। और यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत बने आपके आयुष्मान खुराना। और ये क्वेश्चन तो वहां भी आ चुका है ज्ञान बिंदु में। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो वीर गार्जियन जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन शायद टोक्यो में किया गया। इसको क्या करना है आपको? सॉरी, इसका आयोजन जो है हायाकुरी में किया गया। और हायाकुरी कहाँ है? जापान में। कहाँ है? जापान में। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका ही सूर्य कुमार यादव को मिला है। वो बात अलग है कि आईपीएल में सूर्य कुमार यादव क्या कर रहा है? कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ रहा है। पद्म भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता श्रीनिवास वर्धन का संबंध है आपका साथियों विज्ञान से। किससे? विज्ञान से संबंध है साथियों। प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कितनी बार लोकसभा के लिए चुने गए थे? 7 बार। और इसमें आपको 4 बार वो मधेपुरा से चुने गए थे और 2 बार जबलपुर संसदीय क्षेत्र से चुने गए थे। और 3 राज्यों से संसद बनने वाले क्या थे? इकलौते व्यक्ति थे। कौन? शरद यादव, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों जगह से क्या बने थे? संसद बने थे। लेकिन ये मध्य प्रदेश इनका मूल स्थान था और इन्हें लालू यादव ने कहाँ लाया था? बिहार लाया था। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी? 51 दिनों की। और एमवी गंगा विलास जो है ये वाराणसी से हल्दिया तक क्या किया था? लोगों को घुमाया था, पर्यटकों को। भारत भारत सरकार ने किस देश में 12 चीते लाने का समझौता किया है? तो भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाएगा और इसे कहाँ बनाए बसाएगा? तो कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ है आपका? तो मध्य प्रदेश में है साथियों। और नामीबिया से कितने चीते लाए गए? 8 चीते लाए गए हैं। और ये चीते जो है किस कुल के हैं? तो अफ्रीकी कुल के हैं। और एशियाई चीता एकमात्र देश में है। और वो देश कौन है? एशियाई चीता एकमात्र देश में ईरान। भारत पहले ईरान से ही मांगा था, लेकिन ईरान के पास खुद 800 के आसपास है। ईरान क्या बोला? हम नहीं देंगे। तो नहीं देगा भाई, तो हम दूसरे जगह से लाएंगे। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक है आपके
शायद इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। मैं देखता हूं कितने बच्चे हैं जो कि 55 नंबर क्वेश्चन तक सीरियसली देख रहे हैं। सर्च कीजिएगा, आंसर लिख ही दीजिएगा। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती कब है? 11 फरवरी। साहेबुद्दीन चप्पू को किस देश के नए राष्ट्रपति बनाया गया है? तो शेख हसीना जुल्फोवाली के देश बांग्लादेश का शेख हसीना जुल्फोवाली, जो कि क्या है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, वही की जो है से ये साहेबुद्दीन चप्पू को क्या बनाया गया? नया राष्ट्रपति बनाया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री का स्थापना कब की गई? तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। और ये भारत का क्या है? अनुसंधान केंद्र है। और ये किसके तहत कार्य करता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है साथियों। और ये कब स्थापित किया गया? तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, 1983 में। कब स्थापित किया गया? 1983 में। अभी ये पूरी तरह से डूब चुका है और भारती और मैत्री ही काम कर रहा है। कौन कौन काम कर रहा है? भारती और मैत्री। ओके, कहता है निम्न युग्मों पर विचार करें। जनजाति लिम्बू सिक्किम से है, सही है। और कार्बी जनजाति कहाँ है? तो कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश नहीं, असम। और डोंगरिया उड़ीसा। 1 और 3 क्या है? सही सुमेलित है। 1 और 3 सही सुमेलित है साथियों। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील है आपकी मिशिगन झील। और सबसे गहरी झील है आपकी क्या झील? बैकाल झील। और सबसे बड़ी झील कौन सी है आपको? तो विक्टोरिया झील है। बड़ी झील विक्टोरिया झील, गहरी झील बैकाल झील, यू कहाँ? रूस में। और सबसे बड़े मीठे पानी की झील, आहा, सॉरी विक्टोरिया झील नहीं, सबसे बड़ा झील कौन सा है आपका साथियों? तो कैस्पियन सागर झील, लेकिन खारे पानी की। कैस्पियन सागर झील। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। और जो कहाँ स्थित है? कनाडा। कनाडा और यूएसए के सीमा पर स्थित है साथियों। ओके, वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है? तो 0.001%। 0.01% है हाइड्रोजन की मात्रा। ओके, और ये आपका किसकी मात्रा है? तो 0.03 ये है CO2 की मात्रा। ओके, और 0.93 ये क्या है? आपका आर्गन की मात्रा है साथियों। निम्न में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो ये देखिए सुसीम और एलिनिनो। एलिनिनो जो है ये दोनों गर्म जलधारा का उदाहरण है। लेकिन पेरुवियन, पेरू के पास जो धारा चलती है वो कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है। और यही ठंडी जलधारा की वजह से क्या होता है साथियों आपका? बिल्कुल सही जवाब है। अल नीनो और लाल नीनो आता है पेरुवियन की धारा की वजह से। और जिसकी वजह से क्या होता है? भारत में मानसून अच्छा रहता है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से अंकित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? स्थल तथा समूहों का विभेदी तापमान। क्या? स्थल तथा समूहों का विभेदी तापमान की वजह से ही भारतीय मानसून का ये स्थिति है साथियों। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र मेघालय में स्थित है साथियों। ओके, कहता है कौन सा डेल्टा केमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो ये डेल्टा जो है केप कुमोरिन। केप कुमोरिन कहाँ है? तो यहाँ है केप कोरोमिन। और यह है कृष्णा डेल्टा। और इसके बीच में क्या स्थित है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट किसको कहते हैं? तमिलनाडु तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और लौटती मानसून से वर्षा कहाँ होती है? लौटती मानसून से वर्षा वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर होती है साथियों। उत्तरी सरकार तट किसे कहते हैं? तो उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उड़ीसा। कोंकण तट किसे कहते हैं? तो गोवा के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं साथियों? मालाबार तट कहते हैं। इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो आपको पता है घनत्व की इकाई होती है केजी प्रति मीटर क्यू, केजी ग्राम प्रति मीटर क्यू। ओके, लेकिन सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होगा, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व क्या है? हवा में वायु का घनत्व बटे क्या है? जलवाष्प के घनत्व को सापेक्षिक घनत्व। ये दोनों घनत्व कट जाएगा तो इसकी कोई इकाई नहीं होगी। दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है, पास्कल होती है। ओके, और विस्थापन की इकाई तो आपको पता है कि मीटर या किलोमीटर होगा। ओके, निम्न में से किसे मापने के लिए सेलेगोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो सेलेगोमीटर का उपयोग किया जाता है मापने के लिए पृष्ठ तनाव को। पृष्ठ तनाव मापने के लिए यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो वृत्ताकार पथ पे घुमाया जा रहा है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा साथियों? शून्य होगा। शून्य होगा, कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि थीटा का मान कितना आ जाएगा? हर बार 0 0 0 0। और कार्य क्या होता है? तो एफ ए कॉस थीटा, एफ ए कॉस थीटा।
और cos थीटा का 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री का मान क्या होता है, कुछ नहीं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है साथियों? ऊर्जा के संबंध में जो सत्य कथन नहीं है, तो ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है भैया। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता प्रदान करती है, बहुत है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया जा और मापा जा सकता है, सही है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात हो जाती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कौन दिया था? लेंज दिया था। और लेंज महोदय ने कहा था कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही अंत किया जा सकता है, बस ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। और ये तो कह रहा है कि ऊर्जा क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगी, जो कि गलत है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी, वह कौन सा है? तो वो आपका है साथियों, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। जब वो पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाएगी। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन जो है यह अत्यधिक उष्मारोधी होती है, मतलब बहुत ज्यादा उष्मा ग्रहण कर लेगा। और माइक्रोवेव जो है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनी डैश लहरें उत्पन्न होती है, तो किसी विस्फोटक के कारण समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती है वह है अनुदैर्घ्य तरंगे। और प्रकाश कैसा है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ। ध्वनि भी कैसा है? ध्वनि ध्वनि भी आपका कैसा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है साथियों। ओके, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु के नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन बनता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ओके, और इसमें ट्राइटियम जो है ये सब दुनिया का सबसे ऐसा छोटा सा जीव है जो रेडियो एक्टिव होता है। निम्न में कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? अब देखिए, सहसंयोजक यौगिक क्या है? तो जैसे सोडियम Na+Cl, दोनों का क्या बनता है? NaCl। ये क्या है? सहसंयोजक यौगिक है। इसका अब इसमें से कौन इसका गुण नहीं है? तो निम्न गलनांक और क्वथनांक इसका गुण नहीं है। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है साथियों। ओके, ओके, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, सांद्र H2SO4। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी में जो है प्रथम धात्विक तत्व है लिथियम। लिथियम लिथियम लिथियम। ओके साथियों, आइए आगे चलते हैं। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या केस से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ये सही जवाब है आपका साथियों, इसको आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी एक आयन को किसी परमाणु से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसी को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रति अम्ल के संघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो ब्रोमीन गैस बनती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि को प्रभावित करता है? इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल सही है, संचारण कहते। क्या कहते? संचारण। निम्न में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पशु व्यवहार के जैविक वर्णन का सबसे अच्छा अध्ययन करता है साथियों आपको इथोलॉजी। और इनेथोलॉजी ये क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन है। और एंटोमोलॉजी क्या है? ये कीटों का अध्ययन है, कीटों का अध्ययन है साथियों, कीटों का अध्ययन है एंटोमोलॉजी। किस कोशिकांग की कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? तो नाभिक को, न्यूक्लियस को कोशिका का मास्टर या दिमाग कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। किसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाने वाला अस्थायी ऊतक है स्क्लेरेनकाइमा। निम्न में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दूध का प्रोटीन आपका कौन है? केसीन। कौन सा है? केसीन आपका किसका प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन है साथियों। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं साथियों? तो उन्हें कहते हैं आपका क्या? बिल्कुल सही जवाब है समरूप अंग। क्या कहते हैं? समरूप अंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? अंतः परजीवी किसे कहते हैं? तो ऐसे परजीवी जो अंदर समाये रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतः परजीवी। और ये क्या है? फीता कृमि। और ये कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के आंत में पाया जाता है साथियों। अब शरीर का जू है ये सब बाहर लगता है, सिर का जू है ये सब बाहर लगता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑक्टोपस के खून का रंग होता है नीला। और ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं? तो 8 पैर होते हैं साथियों। और ऑक्टोपस क्या है? तो एक समुद्री जीव है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक की जाती है? तो एंजियोप्लास्टिक है, छर्रा डाल दिया जाता है दिल में ताकि दिल का धड़कन ना रुके। तो हृदय में
क्या किया जाता है, एंजियोप्लास्टिक किया जाता है। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो मनुष्य जो में बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसके लिए उत्तरदायी है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता है क्या चीज, एडीएच हार्मोन। और एडीएच हार्मोन, अगर एडीएच हार्मोन नहीं निकल रहा है तो मनुष्य छोटा। और एंड्रेलिन को क्या कहते हैं, तो लरो और उरो हार्मोन कहते हैं। गुस्सा आने पर क्या निकलता है, एंड्रेलिन। और थायरोक्सिन से क्या होता है, तो आपका थायरोक्सिन हार्मोन से जो है हमारे शरीर में पाचन होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है, घेघा रोग। और अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय की बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन, जो कि शरीर में क्या करता है, शुगर की मात्रा को संतुलित करता है। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह से रोगी पीड़ित रोगी क्या कर सकता है, नेत्रदान कर सकता है साथियों। ओके, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, टेटनस जीवाणु से होता है, और हैजा भी जीवाणु से होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में जो मौजूद होता है पदार्थ वो है निकोटीन। अभी हाल ही में मनाया जाएगा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ओके, और भारत में तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राजमंदुरी में है। कहाँ है, राजमंदुरी। राजमंदुरी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश। ओके, इनमें से घरेलू उद्योग की क्या समस्या है? तो घरेलू उद्योग की समस्या है सबसे पहले पूंजी का अभाव भी है घरेलू उद्योग में, विपणन जानकारी का अभाव भी है कि कैसे माल बेचे, और कच्चे माल का अभाव भी है। तो ये सभी है। सीनवैट का संबंध किससे है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। किसका संबंध है? सीनवैट का संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से साथियों। आइए, भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार प्रकाशन कब किया गया था? तो भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार प्रकाशन 1862 ईस्वी में किया गया था। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है साथियों, साख का सृजन। साख का सृजन कार्य किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। साख नियंत्रण है, और मौद्रिक नीति का निर्माण भी है, और अनुसूचित बंचों का भी है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। ओके, पंचकर्मिक विषम, पांच क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है। तो उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो विषम संख्या क्या होती है साथियों? मान लीजिए 1 + 3 + 5, मान लीजिए कोई भी है तो 5 है, तो 5 से भाग कर दीजिए 21 को। तो कट पूरा पूरा नहीं कट रहा है, हमको मानना पड़ेगा। अब देखिए इसका 21 है औसत। तो अगर ऐसे आपको बनाना है तो मान लीजिए n, फिर एक पहला विषम संख्या, दूसरा होगा n+1, और ठीक है n+3, इस तरह से। और इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? तो बिल्कुल सही, इसका होगा 17। राम की एक कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए थे, था 9 अंकों से। तो परसेंटेज में कितना का अंतर है साथियों? 36 - 24, तो 2 और 1, 12% का अंतर है। और अंक में 9% का, तो 12% बराबर कितना है? 9। तो 100% बराबर कितना होगा? 9/12 गुना 100। 3 से 3 × 9, 3 × 12 है, 4 से 20 कितना बना? 25, 25 25 125। तो टोटल अंक कितना है? 125। और उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक कितना था? तो 125 का कितना निकालना है? 36%। 125 का 36% निकाल देना है, तो 125 5 बार में, कितना 4 बार में, 4 से 9, 9 × 9 = 45 है, 25 25 125 सही तो है। तो लगभग कितना अंक चाहिए? 75। यहाँ 75 दिया हुआ है, जबकि कितना अंक चाहिए था उसको? 45 अंक चाहिए था। ओके, अगर कहीं गलती होगा दिक्कत नहीं। एक कारगिल m मिनट में जे वस्तु बनाता है, एक कारीगर m मिनट में जे वस्तु बनाता है, तो 2/3 घंटे में कितना वस्तु बनाएगा? तो 2/3 × जे, तो 2/3 J/m क्या होगा? 2/3 J/m। 98 का सही जवाब क्या है? 2/3 J, 40 Jm। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चाल का अनुपात 5:4 है, तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी होगा? अनुपात में अंतर है 1 का, और 1 के अनुपात में अंतर की वजह से 5 4 9, यानी कि 9 भागना पड़ेगा, और 9 भागना पड़ेगा तो अंतर बढ़ जाएगा, और कितना? 400 मीटर का अंतर आ जाएगा साथियों। कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6,690 रुपया तथा 6 वर्षों में 10,000 इतना। तो 3 वर्षों में, तो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, और आपको निकालना है। इसका सही जवाब क्या है? 4,460 रुपया। इस तरह से आपको हमने कराया क्या चीज? एडुटेरिया सेट नंबर 2 डिटेल डिस्कशन के साथ। और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है साथियों, इस वीडियो को कर देना है लाइक, अपने भाई के चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ कर देना है शेयर। और ये सभी वीडियो को आपको देखना है हमारे चैनल सर्विस क्लासेस के जी पे, और अपने ज्ञान को क्या करना है? वर्धन करना है, ताकि आपका क्या हो? रिजल्ट बेहतर हो सके। इसी वाणियों के साथ विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और उम्मीद मत खोइए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।